Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of human digestive system. हमारा बेसिकली जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर था ना, उसको हम क्या कहते हैं स्टार्ट किया हुआ था। अब बच्चे बेसिकली मैंने आपको बताया था, हम कहते हैं लाइफ, जिंदगी। अब लाइफ को अगर मैं डिफाइन करूँ, मैं कहता हूँ इट इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश लिविंग, इट इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। कुछ ऐसी खूबियों का मजमूआ है जो लिविंग को नॉन लिविंग से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब उनमें खूबियों में आपकी ग्रोथ आ जाती है, रेस्पिरेशन आ जाती है, न्यूट्रिशन आ जाती है, रिप्रोडक्शन आ जाती है। ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो लिविंग में तो प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में क्या है, एब्सेंट है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को रन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सिस्टम्स हैं। अब कौन से सिस्टम्स हैं? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स। अब इन्हीं में से एक सिस्टम है सॉरी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब दो टर्म्स हैं, एक है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स, खाना खाने के अमल को या न्यूट्रिएंट्स के हासिल करने के अमल को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, ठीक है। अब इन न्यूट्रिएंट्स को क्या हो कहते हैं, डाइजेस्ट करना और ऑब्जॉर्व करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या है, सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के सर्टेन पार्ट्स हैं, जिसमें आपके पार्ट्स क्या है, माउथ कैविटी है जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, फिर एसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर? ये सारे क्या हो कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। और याद रखना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं, जिनमें आपका लीवर आ जाएगा, आपका गॉल ब्लैडर आ जाएगा, आपका पिंक्रियाज आ जाएगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं किसमें, डाइजेशन में। क्लियर? ओके। अब सबसे पहला आ गया माउथ कैविटी। अब माउथ कैविटी के बारे में जनरल से लास्ट वीडियो में बात की थी। अच्छा, एक बच्चे बात याद रखना, हमारी जितनी वीडियोस हैं इंटरकनेक्टेड है। आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की समझ आएगी। लास्ट वीडियो मैंने बात की थी, आपकी जो माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी के अंदर सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं। माउथ कैविटी इज इक्विप्ड विद सर्टेन स्ट्रक्चर, जिसमें आपके आ जाएंगे टीथ आ जाएंगे, आपकी टंग आ जाएगी और सलेवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे। आपकी टीथ क्या करते हैं, दे हेल्प इन च्यूइंग ऑफ द फूड। ओके। आपकी टंग क्या करती है, दो काम करती है, एक तो टेस्ट ऑफ द फूड, दूसरा आपका क्या करती है, वो हेल्प टू ओरिएंट द फूड अंडर द टीथ। वो हेल्प आउट करती है कि फूड को टीथ के नीचे रख दे ताकि वो प्रेस कर सके, फूड को च्यू कर सके। क्लियर? तो ये टेस्ट वगैरह भी करते हैं। और तीसरा काम जो आपकी माउथ कैविटी के अंदर होता है ना, वो होता है स्लाइवा का। अब स्लाइवा क्या करता है, इसके अंदर तीन कंपोनेंट है, वाटर है, म्यूकस है और स्लाइवरी एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। यहां तक हम सारी बातें कर चुके थे। और मैंने कहा था माउथ कैविटी के बाद एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज द फेरेंक्स। आज हमने फेरेंक्स को डिस्कस करना है। दिस इज द फेरेंक्स। जब हम फेरेंक्स की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। खुराक और सांस की नाली के लिए कॉमन पैसेज वे है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। और फेरेंक्स के तीन पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स, लरिंजोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स मीन फेरेंक्स और ओरल कैविटी, नेजोफेरेंक्स फेरेंक्स और नेजल कैविटी। ओके। लेरिंजोफेरेंक्स लेरेंक्स और आपका क्या उसे कहते हैं, जो आपका आ जाएगा फेरेंक्स आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब होता क्या, आपकी माउथ कैविटी से फूड आती है, जैसे फूड आती है, अब हमारा बॉडी अपने आप को इस तरह ओरिएंट करता है, ये इस तरह करता है एक्टोपान के फूड डायरेक्ट एसोफेगस में जाए, आपकी फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। अब इसके लिए होता क्या है, ये जो आपकी होती है ना ट्रेकिया, ट्रेकिया की ओपनिंग है उसमें कहते हैं ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड एज द ग्लॉटिस। अब इसके ऊपर एक हिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। उससे हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लॉटिस। ओके। होगा क्या, जैसे फूड आएगी ये ग्लॉटिस थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, एपिग्लॉटिस थोड़ा सा नीचे मूव करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर आया और इधर से एपिग्लॉटिस ने क्लोज कर दिया, तो जो आपकी विंड पाइप होगी ना, उसकी ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और फूड किस में चली जाएगी, एसोफेगस में चली जाएगी। दिस इज द बेसिक रोल ऑफ द फेरेंक्स। क्लियर? और साथ ही एसोफेगस। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं, पढ़ता मैं इसको। अच्छा खैर, फेरेंक्स ये जहां जहां पे मेरा कर्सर मूव करता जाएगा आपने देखते जाना। फेरेंक्स ये ओरल कैविटी के बाद एक छोटी नाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। ये ओरल कैविटी को एसोफेगस से और नाक को ट्रेकिया से जोड़ता है। तो मैंने आपको सिंपल बोल दिया था, कॉमन पैसेज वे है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ओके। ओरल कैविटी में शुरू होने वाली केमिकल डाइजेशन का अमल फेरेंक्स में भी जारी रहता है।
तो अगर याद हो, मैंने आपको बोला था कि वहां पे एक प्रोड्यूस एंजाइम होता है स्लेवरी अमाइलेज, उसने केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। किसकी डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है? स्टार्च की, क्योंकि स्टार्च का जो बेसिक कंपोनेंट है वो अमाइलोज है, और अमाइलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा आ जाएगा? अमाइलेज आ जाएगा। क्लियर? फेरेंक्स का एक अहम काम खुराक की ज़रात को फेफड़ों में जाने से रोकना है। अच्छा बच्चे, मेरे लिए वैसे बड़ा टफ हो जाता है उर्दू को रीड करना। ये नहीं कि मैं इंग्लैंड या अमेरिका में पैदा हुआ हूँ, असल में उर्दू काफ़ी देर से रीड नहीं की हुई है। एनीवेज, ये काम एक लचकदार कार्टिलेज इलास्टिक टिश्यू यानी एपिग्लॉटिस की मदद से, मीन एपिग्लॉटिस काम कर, इसे हिंज लाइक स्ट्रक्चर में कहते हैं। इट्स बिहेव एज अ फ्लैप, क्या उसे कहते हैं? एक ढक्कन के तौर पे काम करता है ताकि फूड एंटर ना हो आपकी विंड पाइप में। जब निकली गई खुराक फेरेंक्स से गुजरती है, जब ये से गुजरती गई है तो हवा की नाली यानी ट्रेकिया, ओके, ट्रेकिया मींस विंड पाइप का ऊपरी हिस्सा एपिग्लॉटिस की जानब ऊपर होके ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है। मैं सिंपल बात करता हूँ, क्या बात कर रहा है ये। जैसे फूड यहाँ पर आएगी ना, ग्लाटिस ऊपर हो जाएगा, एपिग्लॉटिस नीचे आ जाएगा, तो फूड किस में चली जाएगी? भेज दी जाएगी किसमें? एसोफेगस में भेज दी जाएगी। सिंपल, ओके। इस तरह हवा की नाली का सुराख यानी ग्लाटिस बंद हो जाता है। और ये बात याद रखना, मैं वो दूसरे इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो मैंने बोला था, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, पार्शियल क्लोज होता है। अगर कंप्लीटली क्लोज हो जाए तो मैं कहता हूँ जो लोग ज्यादा देर खाना खाते हैं, खासतौर पर हम गुजरात के लोग, क्या उसे कहते हैं आधा पौना घंटा घंटा खाना ही खाते रहते हैं, इतनी देर में तो डेथ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। और निकली की खुराक उसके ऊपर से गुजर जाती है, और खुराक गुजर जाती है किसके अंदर चली जाती है? एसोफेगस के अंदर चली जाती है। ओके, एसोफेगस एक लंबी नाली तकरीबन 25 सेंटीमीटर, अब रुके हैं इसी डायग्राम में है, ये एसोफेगस है। और एक बात याद रखना, आपकी बॉडी की ना पोजीशंस होती हैं, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल। आपकी जो फ्रंट साइड होती है ना, जिसे हम कहते हैं चेस्ट, ये हमारी वेंट्रल होती है, और आपकी जो कमर होती है ना वो होती है डॉर्सल, और आपकी जो साइड्स होती है ना उन्हें हम कहते हैं लेटरल। अब आपकी जो वेंट्रल साइड है, फ्रंट साइड है, उस पर सबसे पहले जो होती है ना वो होती है आपकी ट्रेकिया। ट्रेकिया के पीछे आपकी होती है ये एसोफेगस। क्लियर? ये याद रखिएगा, ट्रेकिया फ्रंट साइड पे, वेंट्रल साइड पे, इसकी पिछली साइड पे, डॉर्सल साइड पे आपकी क्या है? ये एसोफेगस है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या एमसीक्यू आ सकता है। ओके, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये फेरिंक्स को मेदे से जोड़ती है, ये किससे कनेक्ट कर देती है? स्टमक से। और स्टमक आपका क्या है? थिक मस्कुलर बैग है, एक मस्कुलर बैग है जिसके अंदर फूड स्टोर भी होती है और चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड भी होती है, जिसमें फूड को चर्निंग की जाती है, मिक्सिंग की जाती है। क्लियर? जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है तो इसकी मस्कुलर वॉल्स, जारी बात है मैं इसको कह रहा हूँ मस्कुलर बैग है, जब मस्कुलर बैग है तो जारी बात है अब जो स्टमक है उसका। अच्छा, एक बार और याद रखना, जो एसोफेगस है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बोन वगैरह नहीं है, लगातार सुगड़ने की लहरें पैदा करती है। अब ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। यहाँ पे एक टर्म हो रहा है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस को मैं उर्दू में पेरिस्टाल्सिस को मैं डिफाइन करूँ ना, मैं कहता हूँ अल्टरनेटिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन व्हिच प्रोपेल्स द फूड अलोंग द लेंथ ऑफ यू कैन से फूड पाइप। मैं अब उर्दू में बोलता हूँ, ये अल्टरनेटिव वेव होती है, बिल तरतीब के वेव होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, जो फूड को प्रोपेल करती है आपकी एलिमेंट्री के क्रॉस, एलिमेंट्री कैनाल के क्रॉस। यहाँ पे देखें कंट्रैक्शन है, यहाँ पे देखें रिलैक्सेशन है, यहाँ पे कंट्रैक्शन है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है। ये जो अल्टरनेटिव वेव है ना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, ये क्या करती है? फूड को आगे प्रोपेल कर रही है, किसकी तरफ? फूड आगे भेजी जा रही है स्टमक की तरफ। इसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्लियर? ये सुगड़ने की लहरें खुराक को एसोफेगस के जरिए मैदे की तरफ ले जाती हैं। मसल्स के इन सुगड़ने की लहरों को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और समटाइम हमें एंटी पेरिस्टाल्सिस भी हो सकती है, जब आपको खुदा ना खासा वोमिटिंग होती है ना तो एंटी पेरिस्टाल्टिक वेव होती है। क्लियर है? यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक। वो प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लिवर है। इनको आपने गौर से देखना है, लेकिन स्टमक की आपको समझ तभी आएगी अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।